जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बच्चों को इस सेशन में वेलकम। और पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं ब्रीफली और फिर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं होगा कि मैं सब बच्चों से इंट्रोडक्शन दूं, वरना उसकी अभी ज़रूरत है, तो हम इसे प्रोसीड करते हैं। और ये सेशन कोई बहुत लंबा सेशन नहीं होगा। मेरा ख्याल है कोई बहुत प्रोलॉन्ग सेशन होते हैं, उसमें आपका जो अटेंशन लेवल है वो भी ख़त्म हो जाता है और उसका फ़ायदा नहीं होता। तो हम जस्ट वही बातें करेंगे जो ज़रूरी हैं। और प्राइमरीली बेसिकली मैं अपना जो एक्सपीरियंस है कि जिस तरह मैंने सीए क्वालिफाई किया, मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस हुई, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मुझ पे आया, जो मायूसियाँ हुई और किस तरह मैंने उसे कवर किया, हम ज़्यादा वो डिस्कस करेंगे। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माय नेम इज़ यासिर सज्जाद। आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अगर आई एम एफ सी ए, आई एम ए सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई हैड क्वालिफाइड इन 2003। तो तकरीबन कोई 16-17 साल हो गए हैं। एंड सिंस देन आई एम वर्किंग at various jobs, various positions, as well as I have been engaged in teaching as well. लाहौर में मैं टीचिंग कर चुका हूँ। मैं सियालकोट स्कैंस में टीच कर चुका हूँ। लाहौर में नबीद साहब का इंस्टीट्यूट है, कैप्स का इनाम से लोग कुछ बच्चे जानते होंगे, उनके साथ मैं टीच कर चुका हूँ। बीबीए एमबीए को मैंने टीच किया है। स्कैन सियालकोट में मैंने सीए और एसीसीए को टीच किया था। और इस्लामाबाद में मैं स्कैन्स इस्लामाबाद का वाइस प्रिंसिपल रह चुका हूँ फॉर अबाउट 4 ईयर्स। और उसके बाद मैं पैक को मैंने ज्वाइन किया था और अभी 2 ढाई साल मैं पैक में रह चुका हूँ। और अभी जस्ट हमने अपना ये एक नया वेंचर शुरू किया टीचिंग का, तो हम उसमें मैं चला गया। तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। करंटली आई एम ए पार्टनर इन एन ऑडिट फर्म एंड बेस्ड इन इस्लामाबाद। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैप 6 एग्जाम। अच्छा, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं इस चीज़ के। एक तो ये है कि मैं ये डिस्कस करूँगा कि जब आप क्लासेस ले रहे होते हैं, आप चीज़ों को पहली बार सीख रहे होते हैं या आप रिवाइज़ कर रहे होते हैं और आप क्लासेस में होते हैं, तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, चीज़ों को आप कैसे पिक करेंगे, किस तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम मैं ये थोड़ा-सा ये भी डिस्कस करूँगा कि जब आपकी क्लासेस ऑफ हो जाएँगी और आप रिवीजन पे जाएँगे, तो आपको रिवीजन कैसे करनी है। और उसमें हम ये एस्पेक्ट कवर करेंगे कि अभी जो अगले 2 महीने में एक सीज़न आ रहा है, जब 1 महीना रह जाएगा और आप लोग अपनी रिवीजन पे चले जाएंगे, तो उस रिवीजन को आपने कैसे इफेक्टिव बनाना है कि रिवीजन भी हो, बहुत ज़्यादा बर्डन या प्रेशर भी ना आए आप पे, डिसअपॉइंटमेंट भी ना हो, और इतना काम आप करें जितना आप कर सकते हो। तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, क्योंकि पर्सनली मैं फील करता हूँ कि हम जो अकाउंटेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, हम प्रेजेंटेशन में वैसे भी बहुत कम काम करते हैं। हम ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करते हैं और डिटेल्ड वर्क करते हैं। तो हम ज़्यादातर एक्सेल, वर्ड और ये मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं, और या हम एक दूसरे को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंटेशन का मैं तो इतना ज़्यादा हामी नहीं हूँ। तो अभी भी जो मैंने थोड़ा सा मटेरियल तैयार किया है वो मैंने वर्ड में तैयार किया है, और अगर कोई चाहेगा तो उसे वो मिल भी जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला इस काम को अपने डिस्कशन को मज़ीद डिटेल से शुरू करते हैं।
जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने एक फ़ाइल ओपन हुई है, इससे हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। जी, जनरल गाइडलाइन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जनरली हमें जब सीए के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है तो हमें कौन-कौन से काम करने हैं, वही प्रिंसिपल्स आपके टैक्सेशन पे भी अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कोई सब्जेक्ट तैयार करना शुरू करें या उसकी क्लासेस शुरू करें, तो पहला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि रिसर्च ऑन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसकी नेचर को थोड़ा सा रिसर्च करें। बहुत ज़्यादा रिसर्च तो आप कर भी नहीं सकेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करें। और रिसर्च क्या करनी है कि इस सब्जेक्ट की नेचर क्या है। ये थ्योरी का सब्जेक्ट है, ये इसके अंदर न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, या ये अप्लाइड लेवल का सब्जेक्ट है। तो अभी आगे जाके मैं डिस्कस करूँगा कि थ्योरेटिकल और अप्लाइड और न्यूमेरिकल से मेरी मुराद क्या है। तो थोड़ा सा रिसर्च करें। फॉर एग्जांपल जैसे अब कैफ में आप आते हैं, तो कैफ में आपका ऑडिट भी है जो फाइनल स्टेज पे आएगा। अभी हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, इसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी है, इसमें FR1 भी है, इसमें FR2 भी है। अब जब आप FR1 की बात करते हैं तो आप जब रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें थ्योरी बहुत कम है। इसमें ज़्यादातर आपको एक चीज़ को समझना है और फिर उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, आपने जो अंडरस्टैंडिंग की है थ्योरी से उसे बेसिकली आपने अप्लाई करना है। थ्योरी तो है लेकिन बहुत कम है। और फिर आप अपने टीचर से पूछते हैं तो आपको पता चलता है कि जनाब इसमें आपने थ्योरी पढ़नी कैसे है, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से लॉज रेलिवेंट एटसेट्रा। इसी तरह जब आप टैक्सेशन में आएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि टैक्सेशन में आपने क्या पढ़ना है, ये किस तरह दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट है। क्योंकि हर सब्जेक्ट की जो तैयारी का तरीका होता है वो फ़र्क होता है। तो जब आप टैक्सेशन में आएंगे तो आपका प्रिपरेशन का तरीका कुछ और होगा। जब आप अकाउंटिंग में जाएंगे तो प्रिपरेशन का तरीका कुछ और होगा। BMBS में जाएंगे तो वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो थोड़ा सा काम शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा एक आइडिया ले लें, अपने टीचर से पूछ लें, अपने कोलीग जो आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछें कि इस सब्जेक्ट में क्या है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, या इसमें किस किस्म की चीज़ है और इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है। उसके बाद सेकंड पे जब ये आपका थोड़ा सा चीज़ क्लियर हो जाए तो आपने रिसर्च ऑन द लैंग्वेज ऑफ सब्जेक्ट करनी है कि आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि इस सब्जेक्ट की लैंग्वेज क्या है, इस सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ा जा सकता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जब आप अकाउंटिंग में बात करते हैं और जब अकाउंटिंग में बात करते हैं कि हु इज़ एन अकाउंटेंट, तो वो फ़र्क है। लेकिन जब आप अकाउंटेंट की डेफिनेशन को, अगर आप इनकम टैक्स में आएंगे और कहीं पे कोई डेफिनेशन है कि हु इज़ एन अकाउंटेंट, तो उसकी डेफिनेशन बहुत फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, आपकी एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब जब हम कंपनी की बात करते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं, तो बिजनेस लॉ में जब हम आपको कंपनी पढ़ाते हैं तो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल फ़र्क है। लेकिन जब हम टैक्सेशन में आते हैं तो उसकी डेफिनेशन फ़र्क है। फिर हर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने का तरीका फ़र्क है। जब अकाउंटिंग में आप थ्योरी पढ़ाते हैं टीचर्स या आप सुनते हैं, तो उसमें थ्योरी को समझने का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग, तो आपको बताया जाता है जनाब अकाउंटिंग इज़ अ सब्जेक्ट दैट रिलेट्स टू द आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इट एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। सब ये सिंपल वर्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कोई आप इसे इसी अंदाज में बयान करें। आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस अकर होती हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं, उन्हें समराइज करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनसे अपने रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं, तो काफ़ी है। लेकिन जब हम टैक्सेशन में बात करते हैं तो हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाती है। अब ये जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक ही बात को एक सब्जेक्ट में किसी और तरह से कहा जाता है और दूसरे सब्जेक्ट में उसे डिफरेंट तरीके से कहा जाता है। तो इसकी हम आगे एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी दूंगा, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आपने ये थोड़ा सा जहन में लाना है कि, और आपने ऑब्जर्व करना है, सब्जेक्ट को पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, आपने ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर जब मैं चीज़ें एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो मैं किस ज़बान में एक्सप्लेन करूँगा। मतलब इस लैंग्वेज के अंदर में होगी तो इंग्लिश ही, लेकिन आपने किस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, किस तरह से अपने सेंटेंसेस को ड्राफ्ट करना है। ये जो ड्राफ्टिंग है ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बदल जाती है। फिर है सिक्योर आई कैप स्टडी मटेरियल। आप थोड़ा सा ये समझ लें कि जनाब टैक्स इस सब्जेक्ट की नेचर क्या है। फिर आप देख लें कि इसमें टीचर आपको बताएगा कि इसमें आपने किस तरह से इसे पढ़ना है। और तीसरे नंबर पे आई कैप का स्टडी मटेरियल, स्पेशली उनकी टेक्स्ट बुक लें, और मैं इसके साथ रिलेट करता जाऊंगा टैक्सेशन को। उसकी टेक्स्ट बुक लें और उसका जो टेबल ऑफ इंडेक्स है जस्ट आप उसे ओपन करें। आपने, मैं ये नहीं कह रहा बहुत डिटेल से आप पढ़ेंगे, ये आपने जहन में रखना है
कि आपने उसका टेबल ऑफ इंडेक्स ओपन करना है और आपने सिर्फ टेबल ऑफ इंडेक्स में देखना है कि इसने इस सब्जेक्ट में कौन कौन से आपको चीज़ें दी गई हैं। तो लेट मी चेक इट जी। अब जैसे ये टेबल ऑफ इंडेक्स है हमारे टैक्सेशन का, तो आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ गए, सारे चैप्टर्स आ गए। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन टैक्सेस, एथिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपको यहाँ से एक आइडिया ज़रूर हो गया कि इसके अंदर क्या है, ऑल्दो कि आपको कुछ नहीं पता कि इनका मतलब क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है, लेकिन आपको आइडिया हो गया, एक जनरल रफ सा आइडिया कि इसमें है क्या कुछ। जब आपने ये पढ़ लिया तो फिर आप आखिर में यहाँ आए, चैप्टर 17 आपके सामने है, स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स लॉ। अब यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं पता कि सेल्स टैक्स लॉ क्या है, लेकिन आपको आइडिया हो गया कि देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड सेल्स टैक्स लॉ। तो आपको एक आइडिया हो गया कि जनाब मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। तो आपने एक बेसिक आइडिया ले लिया। जब आपने ये आइडिया भी ले लिया तो इससे अगला स्टेप क्या है फिर आपका, एक्सप्लोर एंड एनलिस्ट लॉज, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स एंड अदर सप्लीमेंट्री मटेरियल रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट एंड एनलिस्टेड। आपको पता चल गया कि मैं टैक्सेशन पढ़ने जा रहा हूँ। आपको ये अंदाज़ा हो गया कि टैक्सेशन में एक इनकम टैक्स है और एक सेल्स टैक्स है। आपने उसका टेबल ऑफ इंडेक्स खोल लिया, आपने देख लिया कि इसके अंदर क्या कुछ है। अब आप इसके साथ थोड़ा सा अपने कोलीग से, अपने टीचर से पूछ लें कि जी हम टैक्सेशन पढ़ने जा रहे हैं तो पाकिस्तान में कौन सा टैक्स लॉ अप्लाई होता है, और जब हम ये पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन से लॉज अप्लाई होंगे। तो 2-3 लॉज हैं वो टीचर आपको बता देंगे, तो आप उन्हें भी जहन में बिठा लें ताकि आपका एक मेंटालिटी डेवलप हो जाए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। फिर है जी असेस द नेचर ऑफ सब्जेक्ट वेदर इट रिक्वायर्स थ्योरेटिकल नॉलेज। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होना है, लेना है आपको टीचर से कि सब्जेक्ट की नेचर क्या है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, ये न्यूमेरिकल नॉलेज देता है, या ये अप्लाइड नॉलेज देता है। तो बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक है थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे इकोनॉमिक्स है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, वो क्वेश्चन करेगा, प्योरली थ्योरी के क्वेश्चन होंगे जनरली, आप उसे का जवाब देंगे। एक होते हैं न्यूमेरिकल, जैसे होती है अकाउंटिंग, 90% वो आपको क्वेश्चन देकर और आपको कहेगा इसे सॉल्व कर दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें या कोई ऐसी चीज़ बना दें। आपको थ्योरी पूछेगा लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर आपको वो न्यूमेरिकल में डालेगा, तो आपने न्यूमेरिकल कर लेना है। तीसरा होता है अप्लाइड नॉलेज। अप्लाइड नॉलेज का पे आपने थ्योरी पढ़नी है, आपने ये समझने कि ये थ्योरी क्या कह रही है। अब वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि फलां चीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है लॉ में, या आपसे ये नहीं पूछेगा जी फलां चीज़ कैसे होती है। जनरली वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा जनाब ये सिचुएशन है, इन साहब ने ये हरकत कर दी है और अब इन्होंने अपना टैक्स बचाने की कोशिश की है, ये काम किए हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप टैक्स के स्टूडेंट हैं, इन साहब को बताएं कि अब ये जो इन्होंने मुसीबत खड़ी कर ली है अपने लिए, इसे किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये बेसिकली आप जो आपने थ्योरी पढ़ी है वहाँ से आपने कॉन्सेप्ट लिया था कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो लॉ कहता है कि ऐसे किया जाएगा, ठीक है। अब आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उसे मैं अप्लाइड नॉलेज वाले सब्जेक्ट कहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि मैं थ्योरी पढ़ी, उसने थ्योरी पूछी और आपने लिख दी। यहाँ वो आपसे प्योरली डायरेक्टली ये कभी नहीं पूछेगा कि जनाब फलां चीज़ के बारे में क्या लॉ में क्या लिखा है। वो कहेगा कि ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, अब आप बताएं कि आप लॉ के एक्सपर्ट हैं, आप इस बंदे को क्या मशवरा देंगे। अब ये सबसे मुश्किल होता है तीनों सब्जेक्ट्स में मेरे ख्याल में। इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ ना सिर्फ आपको थ्योरी पढ़नी है, बल्कि आपको ये समझना है कि ये थ्योरी क्या बता रही है कि किस काम को कैसे किया जाएगा। और फिर तीसरे नंबर पे जो काम आप समझ तो गए हैं, लेकिन अब एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो दे दिया एग्जामिनर ने आपको, या किसी आपके दोस्त ने एक सिनेरियो बता दिया, तो अब आपके पास ये सिनेरियो पहले से अवेलेबल नहीं था। अब आपने अपने नॉलेज को रिकॉल करना है और आपने जवाब देना है कि अगर लॉ में ये कुछ लिखा है तो उसके मुताबिक मेरे ख्याल में इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। तो ये अप्लाइड नॉलेज के सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि आपका जो टैक्सेशन है ये इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़नी है, ना सिर्फ पढ़नी है बल्कि थ्योरी को समझना है, और फिर हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं और आपने उस सिनेरियो को देखना है और आपने अपने थ्योरेटिकल नॉलेज की बेस पे उस सिनेरियो में आपने जवाब देना है कि इस सिनेरियो में अगर मैं होता तो मैं क्या करता। तो बेसिकली यहाँ आपके लिए एक प्रॉब्लम तो ये आएगी कि आपको थ्योरी आती हो, फिर दूसरा आपको ये भी आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि थ्योरी से आप ये समझ सको कि कौन सी सिचुएशन में
क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब बाज़ औक़ात आपको चीज़ आती है लेकिन आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कुछ आपके ज़हन में आइडिया है कि इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये करना चाहिए, उसे आप बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाएँ। तो ये अप्लाइड नॉलेज वाले जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है या आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो टैक्सेशन जो है, इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। उसके बाद आपने देखना है, ये सब कुछ आपने देख लिया, आपने अंदाज़ा लगा लिया कि सब्जेक्ट किस किस्म का है और आपने देख लिया है कि ये इसकी नेचर क्या है, अप्लाइड है, आपने टीचर से डिस्कस कर लिया, आपने देख लिया कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जनरली, आपने लॉज जो 2-3 लॉज इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपने उसकी भी एक लिस्ट बना ली। अब प्राइमरीली एक बड़ी रफ लेवल पे आपको पता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी, आपको एक आइडिया हो गया। अब आप क्या करें, गो थ्रू द सिलेबस। ठीक है जी, आप सिलेबस में से गो थ्रू हों, सिलेबस को एक नज़र देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बहुत डिटेल में जाना है। द स्कोप ऑफ नॉलेज टू बी कवर्ड, आप देखें कि सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है और वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद आपके ज़हन में आएँ कि ये भी तो टैक्सेशन से रिलेट करती हैं, वो आपने नहीं पढ़नी। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या कुछ पढ़ना है और आपकी एक चेक लिस्ट बन जाएगी कि जनाब आपने कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ना तो नहीं, क्या कुछ पढ़ना है। बट डू नॉट गेट स्टक अप इन दीज़ डिटेल्स एंड डोंट कन्फ्यूज़ योरसेल्फ। लेकिन आपने पढ़ना ज़रूर है, लेकिन आपने इसमें खूब नहीं जाना, इसे बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना, इसकी लिटी-गिटी में नहीं जाना, आपने जैसे एक आइडिया लेना है। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपका सिलेबस है, जो कि मैंने डाउनलोड किया था। ये आपका कैप 6 का सिलेबस है, जो कि आई कैप आपको दिखाता है। अब ये देखें, जब उसने लिखा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप एक नज़र इसे देखेंगे। टू प्रोवाइड बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन एंड कोर एरियाज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल्स एंड सेल्स टैक्स एक्ट। मैंने आपको शुरू में पिछले एक पॉइंट में बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टैंडर्ड्स, लॉज, टैक्सेशन आप पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलेशंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि आपको 3 मुख्तलिफ चीज़ें पढ़नी होंगी: इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल्स एंड सेल्स टैक्स एक्ट। कम से कम अब कोई आपसे पूछेगा तो आप ये बताने की पोजीशन में ज़रूर होंगे कि टैक्सेशन में हमने 3 चीज़ें, 3 लॉज पढ़ने हैं या हमने पढ़नी है। फिर लर्निंग आउटकम जो है, ये आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो आपको आइडिया देता है कि जनाब जब ये लर्निंग आप कर लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो बीइंग आपके लेवल पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि इतनी डिटेल में आप पढ़ें, एक नज़र आप ज़रूर डालें, लेकिन इसमें के अंदर स्टक अप ना हो, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद नीचे देखें, जब देखें आप, उसमें बहुत डिटेल दी है, ऑब्जेक्टिव दी है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। आगे उसने ये LO 1.1.1 दिया है, ये बेसिकली उसने आपके स्टडी टैक्सेस से रिलेट कर दिया है। आपको ये वाली जो कॉलम है, ये पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली आपने ये जो कॉलम है जिसमें ऑब्जेक्टिव लिखा है, ये जो नीचे हम जा रहे हैं, आपको सिर्फ ये वाला कॉलम पढ़ना है और आपको आइडिया होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। जैसे ऑब्जेक्टिव है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान है, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं और इससे आपको आइडिया, बेसिकली ये चेकलिस्ट बन जाएगी आपके लिए। जब आप अपनी तैयारी कर चुके होंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा। तो आपने देखिए 2 पेजेज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगेंगे आपने इसे पढ़ लेना है और शुरू में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं होंगी क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना। आपने पढ़ना है और थोड़ा-सा इसे पढ़ के साइड पे रख देना है। जब आप फिर क्लासेस लोगे, टीचर पढ़ाएगा, तो फिर आपको आइडिया होना भी शुरू होगा। फिर आपने बार-बार इस पे आके देखना है कि जी मेरी कौन-कौन सी चीज़ कवर हो गई है, उसे आप टिक करते जाएँगे और जब आप टिक करते जाएँगे तो फिर अल्टीमेटली आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जनाब मैंने सारा सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है जी? मैं जस्ट अ मिनट, मेरे पास एक रेज़ हैंड आया है, लेट मी चेक। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको वन बाय वन जवाब दूँगा। फिलहाल आप थोड़ा-सा बेटा होल्ड करो, हम थोड़ा-सा आगे चले जाएँ, तो फिर हम इस पे बहुत डिटेल से हम अपने क्वेश्चंस वगैरह आपस में शेयर करेंगे, आपके क्वेश्चंस के जवाब भी हम देंगे। जी, तो ये आपने पढ़ लिया, बस इतना काफ़ी है। देखिए मैंने आपके साथ पढ़ा, मुझे 2 मिनट लगे हैं, आपको 10 मिनट लग जाएँगे। आपने इसे पढ़ लिया और इसे हम क्लोज़ करते हैं। बेसिकली हमने ये पढ़ लिया और हमें अंदाज़ा हो गया कि जनाब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। फिर ट्राई टू रिलेट एरियाज़ इन सिलेबस विद टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ स्टडी टेक्स्ट। मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाया था, आपने सिलेबस भी पढ़ लिया। आप थोड़ा-सा टाइम लें और देखें कि आपका जो सिलेबस है वो कौन-कौन सा सब्जेक्ट तकरीबन कौन-कौन सी चीज़ को कवर कर रहा है। बस आपने एट ए ग्लैंस ये काम करना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये भी बहुत छोटी चीज़ है कि गो थ्रू
Go through standard marking plan given at start of syllabus to have a rough idea of how examiner plans to mark theoretical, applied and numerical knowledge and how it relates to the chapter in study text. तो मैं दोबारा एक फाइल खोलता हूँ, ये जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था सिलेबस। सिलेबस के शुरू में देखें उसने मार्किंग प्लान दिया है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखें ग्रिड, ये जो उसने ग्रिड दिया है इसमें उसने क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव, सिस्टम एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड एथिक्स 8 से 12% की वेटेज है इसकी, ठीक है, 8 से 12 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा। इनकम टैक्स 60 to 70 नंबर का आएगा और सेल्स टैक्स 20 to 30 नंबर का। अब उसने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, उसने आपको लंबी चौड़ी बात नहीं बताई कि इनकम टैक्स में किस एरिया में मैं क्या पूछूंगा, कैसे पूछूंगा, उसने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। इसका मतलब है कि आपको भी लिटिगिटी में नहीं जाना, आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि जनाब इस वक्त जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो थ्योरी है, उसमें आपके पास 8 से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जो इनकम टैक्स है उसमें तकरीबन 60 से 70 नंबर के और सेल्स टैक्स में 20 से 30 नंबर के, तो आपको अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। बट अगेन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैंने इसे कभी फॉलो नहीं किया और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि बच्चों ये जो ग्रिड है इसे आपने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना, एक्सेप्ट ये कि देखें थ्योरी में बहुत थोड़े मार्क्स हैं, इसका मतलब है आपने थ्योरी पे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना और थ्योरी को रट्टा इतना नहीं लगाना कि रट्टा लगाने पे आप टाइम ज़ाया कर दें। आपने थ्योरी पढ़नी है, समझनी है और रीजनेबल हद तक उसे अप्रीहेंड करना है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि थ्योरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम टैक्सेशन में जो आता है वो ये आता है कि आप उसे बिल्कुल एक लेमैन आम आदमी की तरह एक्सप्लेन कर देते हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि टैक्सेशन के अंदर या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट के अंदर एक सर्टेन टर्म्स होती हैं, ठीक है। जब आप वो टर्म्स यूज करोगे और टर्म्स यूज करते हुए एक्सप्लेन करोगे तो जाहिर एग्जामिनर को लगेगा कि आपने लॉ में थोड़ी मेहनत किया और आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने एक आम आदमी की तरह चीज को एक्सप्लेन नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि जी इनकम का मतलब क्या है, आप उसका जवाब ये दे सकते हैं कि इनकम का मतलब एनी अर्निंग अर्नड बाय एनी पर्सन इज कॉल्ड इनकम। अब आप अगर टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है कि इनकम का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे जी अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इनकम इंक्लूड्स दिस 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 दिस। अब ये जो वर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, इंक्लूड्स का वर्ड आया है और अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का वर्ड यूज कर दिया है। अब इनकम में भी 2-3 इनकम्स आएंगी, टैक्सेबल इनकम का वर्ड आएगा, एग्जेम्प्ट इनकम का वर्ड आएगा। अब ये वर्ड जो है ना, एग्जेम्प्ट इनकम, टैक्सेबल इनकम, ये मैंने इसलिए यूज किया कि मैंने लॉ पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया तो आप यूज कर रहे हैं। एक आम बंदे से पूछेंगे जी इनकम क्या होती है, वो टैक्सेबल इनकम का वर्ड यूज नहीं करेगा, वो एग्जेम्प्ट इनकम का वर्ड यूज नहीं करेगा। वो कहेगा जी कुछ इनकम ऐसी होती है दैट इज टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द लॉ एंड सम इनकम दैट इज नॉट टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये एक एक्सप्लेनेशन भी है और एक ये एक्सप्लेनेशन भी है कि इनकम इंक्लूड्स टैक्सेबल इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। तो बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन ये फर्क बता देता है कि आपने लॉ पढ़ा है या आपने लॉ नहीं पढ़ा और एक जनरल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। तो थ्योरी में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आएगी कि आपने लॉ की, जो मैंने कहा था ना, लैंग्वेज समझनी है, उस लैंग्वेज को समझने और मुनासिब हद तक कोशिश करनी है कि जनाब उसके मुताबिक आप जवाब दें। और दूसरा 60 to 70% इनकम टैक्स है और 20 to 30% सेल्स टैक्स है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इनकम टैक्स को ही पढ़ते रहें और सेल्स टैक्स को पढ़ा ही ना, कि ये तो बहुत थोड़े मार्क्स हैं। अगर आपने 20 से 30 मार्क्स ज़ाया कर दिए तो आप पास नहीं हो सकते, लिहाजा आपके लिए इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब आपने देखना ये है कि क्या इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की जो चैप्टर्स हैं वो बराबर हैं। अगर तो वो बराबर हैं, फॉर एग्जांपल के 6 चैप्टर इनकम टैक्स के हैं और 6 ही सेल्स टैक्स के हैं, फिर तो आपको बहरहाल प्लान करना पड़ेगा कि जनाब इनकम टैक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करूँ, इस पर ज़्यादा तवज्जो दूँ, सेल्स टैक्स का टाइम थोड़ा कम रखूँ। लेकिन यहाँ फॉर्चुनेटली ये जो परसेंटेज है, ये फ़र्क इसलिए है कि इनकम टैक्स बड़ा टैक्स है, मतलब बड़ा लॉ है, सेल्स टैक्स बहुत छोटा लॉ है और आपके भी सिलेबस में सेल्स टैक्स के 3 चैप्टर्स हैं, बाकी सब चैप्टर्स इनकम टैक्स के हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जो चीज़ आपके सिलेबस में ज़्यादा है उस पर ज़्यादा मार्क्स होंगे और जो चीज़ कम है वो कम मार्क्स होंगे। लिहाजा बताने का मकसद यह है कि ये मार्क्स मैटर नहीं करते, आपने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों पे पूरा जोर लगाना है। हाँ, थ्योरी में आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं, पढ़ें समझें, लेकिन एक हद से ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो ये ग्रिड आपने पढ़ ली, मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा ग्रिड को आपने कंसिडर नहीं करना, इसकी रिसर्च में नहीं चले जाना, इसमें घुस नहीं जाना आपने ग्रिड में, और आपने बस इतना कर लिया तो काफ़ी है। आपको अंदाज़ा हो गया, जैसे मैंने बताया आपको अभी से अंदाज़ा हो गया होगा। इसके बाद नाउ व्हेन योर क्लास स्टार्ट्स बी पंक्चुअल, ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग। ये आपने क्लास के दौरान
या अभी पढ़ने के दौरान आपने ये चीज़ें करनी हैं। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो क्लास में जा रहे हैं या जो पहली बार स्टडी शुरू कर रहे हैं। अभी भी आप ये क्लास कह रहे हैं या कहें कि फॉर द फर्स्ट टाइम आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है। हाउ द स्टडी टेक्स्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्व द टर्म्स एंड स्टाइल यूज, जो मैंने अभी ऊपर बात कर दी। कीप इन माइंड दैट वेरियस सब्जेक्ट्स यूज वेरियस टर्म्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो स्टडी टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने ये भी देखना है कि ये किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, ऑब्जर्व एंड डिस्कस विद टीचर या अपने दोस्तों से स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब मैं नीचे जाके आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स में बेसिकली आपने जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है, जो हमने ऊपर ग्रिड भी देख ली, आपने थ्योरी पढ़नी है। फिर मैंने कहा था कि थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखना है, कि एक सिनेरियो बनता है तो उसमें जो मैंने सीखा है उसे मैं कैसे अप्लाई करूंगा। और तीसरे नंबर पे फिर आपने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स में तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो प्योर थ्योरी होती है, वो कहता है जनाब व्हाट इज इनकम। वो जो मैंने कहा ना, वो 8 से 12 नंबर का एरिया है, उसमें वो सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज इनकम, तो आपने बता देना है। दूसरा एस्पेक्ट होता है, वो बताता है कि मिस्टर ए है, उसने इतनी इनकम अर्न की है, इतनी इनकम उसने पाकिस्तान में अर्न किया है, इतनी इनकम उसने बाहर अर्न किया है, और ये उसकी इनकम है। अब आप बताएं कि इसने रिटर्न फाइल करनी है कमिश्नर को या इनकम टैक्स वालों को, तो ये रिटर्न कैसे फाइल करेगा, ये लेट तो नहीं हो गया रिटर्न फाइल करने में। ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। इसमें जब आपने थ्योरी पढ़ी है तो बता देंगे कि जनाब लॉ में ये लिखा है कि आपने इतने दिन में रिटर्न फाइल करनी होती है, आपने इतने दिन में रिटर्न फाइल करनी होती है, आपको ये बताना होगा। और चूंकि ये लेट हो गया है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक इसे इतनी पेनल्टी है, ये आप अप्लाई कर रहे हैं। ये दूसरा एस्पेक्ट आ गया इनकम टैक्स का। पहला एस्पेक्ट था कि प्योरली सिंपल थ्योरी थी, आपने जवाब दे दिया। दूसरा एस्पेक्ट था कि थ्योरी पढ़ी हुई है, अब उसने एक सिनेरियो क्रिएट किया, आपने उसका जवाब दिया कि अकॉर्डिंग टू लॉ इसे ये करना चाहिए। और तीसरा एस्पेक्ट ये है कि वो आपको पूरा एक न्यूमेरिकल देगा और आपको न्यूमेरिकल करना। तो बेसिकली इनकम टैक्स में तीनों तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। छोटा सा थ्योरी का आता है थोड़ा सा, और फिर प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, और फिर एक क्वेश्चन कम से कम इनकम टैक्स में से आता है और एक क्वेश्चन सेल्स टैक्स में से आता है। ये प्योरली कैलकुलेशंस होती हैं, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं तो बेसिकली आपको इसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। जब आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो एक ही न्यूमेरिकल को, आपने अकाउंटिंग किसी बच्चे ने पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि न्यूमेरिकल को करने के कई तरीके होते हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ आपने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं इनकम टैक्स के और सेल्स टैक्स के, आपने टीचर से भी पूछना है, अपने कोलीग से भी पूछना है कि जनाब इसका कोई बेसिक फॉर्मेट है जिसे मैं जहन में रखूं और उसके मुताबिक मैं काम करता जाऊं, न्यूमेरिकल करता चला जाऊं। तो यहाँ एक बेसिक फॉर्मेट टीचर आपको सिखाएगा डेफिनेटली, वो आपने जहन में रखना है और उसे समझना है। जहाँ आपको फॉर्मेट की समझ नहीं आती आपने उसे क्लियर कर लेना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि जनाब आपने कुछ फॉर्मेट्स जहन में रखने हैं। ये मैं से पढ़ रहा हूँ। ऑब्जर्व एंड डिस्कस विद टीचर स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स टू अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। A standard format is generally impracticable and you have to modify it। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बेसिक तो मिल जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन उसमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो बेसिक फॉर्मेट है वो आपके जहन में जरूर होना चाहिए। अब ये हो गया, तो फिर आपको टीचर प्रैक्टिस करवाएगा या आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और उसके हिसाब से आप आगे चलते चले जाएंगे। अच्छा जी, फिर आपने एक आखिरी काम करना है कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को समझना है। खास तौर पे जब आप पास पेपर्स करेंगे तो आपने ये बहुत ध्यान से देखना है कि एक्चुअली एग्जामिनर आपसे चाह क्या रहा है। और 90% केसेस में जब हम ये कहते हैं कि पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन पता नहीं क्यों फेल हो गया, यार समझ नहीं आ रही कि क्या गलती हुई है, तो बेसिकली होता ये है कि एग्जामिनर ने आपसे कुछ और पूछा होता है और आप उसे कुछ और बताते हैं। तो आपने उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपने बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करनी है कि जनाब ये जो टीचर आपका एग्जामिनर है वो आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रा ख्याल रखना। उसके बाद ऑब्जर्व एंड डिस्कस विद टीचर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, ये टीचर एंगेज इन प्रैक्टिस हो गया, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर हो गया। और उसके बाद जनाब बी प्रिसाइज इन आंसरिंग। अब आपने जवाब कैसे देना है, आपने बहुत ही लंबा जवाब नहीं कर देना कि आपको चीज़ें आती हैं और आपकी कलम पेन से निकलती चली जा रही हैं तो आप लिखते ही चले जाओ, ऐसा नहीं करना। डोंट एंगेज योरसेल्फ इन अननेसेसरी प्रोलॉन्ग्ड आंसर्स। आपने आंसर का बहुत ही लंबा जवाब नहीं देना। नॉट शुड बी यू रिस्पॉन्ड वेरी ब्रीफली, और बहुत ही ब्रीफ जवाब भी नहीं देना। ये भी नहीं करना कि 4 पेजेस लिख दो और ये भी नहीं करना कि 4 लाइनों में ख़त्म कर दो। अब पता कैसे चलेगा कि जनाब मैंने कितना लिखना है? इसके 2 क्राइटेरिया हैं बेसिकली। एक क्राइटेरिया है नीचे जो लिखा है
टोटल पेपर टाइम एंड एवरेज टाइम अवेलेबल फॉर ईच क्वेश्चन। आप ये देख लें कि आपको जो क्वेश्चन पेपर आया है इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं कितने। फर्ज कर लें कि इसमें क्वेश्चंस हैं 10 और आपके पास 3 घंटे हैं, मतलब आपके पास 180 मिनट हैं और 10 क्वेश्चंस हैं। आप 180 मिनट को 10 क्वेश्चन से डिवाइड कर लें तो ऑन एवरेज 18 मिनट्स आते हैं। ठीक है, अब ये मेरी सजेशन है, माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं ऐसे करता था। बीइंग ए टीचर मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को ऐसे प्लान करना चाहिए। अब अगर फर्ज करें कि 10 क्वेश्चन हैं और 180 मिनट टाइम है तो 18 मिनट एक क्वेश्चन को आया। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये एज्यूम करें कि आपके क्वेश्चन 10 नहीं है, 11 हैं। ठीक है, आपने 180 मिनट को 10 से डिवाइड नहीं करना, आपने 180 मिनट को 11 से डिवाइड करना है। अब ये 11वीं क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये रिजर्व टाइम है। रिजर्व टाइम का मतलब है कि आपने ये टाइम अपनी पॉकेट से निकाल के अलग रख दिया कि कहीं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि बी प्रिसाइज इन आंसर, आपने जो जवाब देना है उसमें प्रिसाइज होना है। प्रिसाइज होने का मतलब है बहुत लंबा भी नहीं, अननेसेसरी लंबा भी नहीं और बहुत शॉर्ट भी नहीं। तो उसमें 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर मैं आपको बता रहा था कि पेपर टाइम। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ख़ास तौर पे कैप में तो आप वैसे भी पास हो जाते हैं जल्दी जल्दी अगर आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन जब फाइनल लेवल में पहुंचेंगे सीए में ना, तो वहाँ इतनी प्लानिंग के बगैर पास होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होती हैं और आपके लिए उसे कोप अप करना इतना आसान नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ टोटल पेपर टाइम, मैं लिख देता हूँ 3 घंटे 180 मिनट्स। ठीक है जी, मैं कहता हूँ टोटल क्वेश्चन जो आए हैं पेपर में, टोटल क्वेश्चंस वो आए हैं 10। जी, क्वेश्चन आए हैं 10। तो एवरेज टाइम पर क्वेश्चन क्या हुआ, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन आपका हो गया, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 10। सीधी सी बात है, कितना आ गया, 18 मिनट्स। बट यू हैव टू एज्यूम 11th, आपको पता ना इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो मैं वही लिख रहा हूँ इंटेंजिबल क्वेश्चन। आपको एक ऐसा क्वेश्चन एज्यूम करना है जो कि मौजूद है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो आपने इसे 10 क्वेश्चन नहीं बनाना, आपने उसे 11 क्वेश्चन लेके आपने एवरेज टाइम निकालना है। तो वो टाइम आएगा आपका बेटा 180 डिवाइडेड बाय 11। तो आपके पास 16.3 मिनट्स हैं, या दूसरे अल्फाज में कह लें आपके पास 17 मिनट्स हैं। ठीक है, अब अगर आप 17 मिनट लेते हैं और आपके एक्चुअली 10 क्वेश्चन हैं, तो आपका जो पूरा पेपर खत्म हो जाएगा वो 170 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपके पास मतलब 10 मिनट्स आपकी पॉकेट में बचे रह जाएंगे। तो ये प्लानिंग आपको क्या काम करेगी कि आपने एक क्वेश्चन शुरू किया, आपने उसके 17 मिनट लगाए थे, आप 17 भी नहीं बल्कि 16 लगाए। तो अगर आप 16 मिनट लगाते हैं तो आपने जो सारे क्वेश्चन कर लिए वो 160 मिनट में कर लिए, और आपके पास कितने मिनट बच गए, 20 मिनट्स, 20। अब हमने प्लान ऐसे करना है कि एक क्वेश्चन फिर से आपने शुरू किया 16 मिनट के हिसाब से, आपने टाइम देखा, क्वेश्चन शुरू कर दिया, आपने देखा क्वेश्चन 13 मिनट में हो गया। आपने प्लान किया था कि मैंने इसे 16 से पहले पहले करना है और आपने बड़ा अच्छा किया और 13 मिनट्स में हो गया। जब 13 में हो गया तो 3 मिनट इधर से भी आपके बच गए। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई मुझे 3 मिनट और मिल गए और मैं मजीद क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा क्वेश्चन आया जो कि बहुत ही आपको तंग कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, आपका टाइम बहुत लग रहा है, और उसने आपके 15 मिनट्स ले लिए हैं। अब बेटा आपने ये नहीं करना, जनरली आपने ये नहीं करना। अगर तो आपको ये लगता है कि 15 मिनट और 2 मिनट या 3 मिनट में मैं कर लूंगा और मैं इसे 18 मिनट्स में कर लूंगा, फिर तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करें और 18 मिनट इसे पूरा करके ही छोड़ें। लेकिन अगर आपको लगता है कि 15 मिनट हो चुके हैं और ये क्वेश्चन कम से कम 7-8 मिनट और लेगा या 10 मिनट ले लेगा, तो आप एक काम करें, जो ही ये 16 को टच करे आप देख लें कि क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था, आगे उस क्वेश्चन की जगह छोड़ें, आधा पेज, एक पेज, जो आपको अंदाजा है कि इतने में ये हर सूरत हो जाएगा, और अगले क्वेश्चन पे चले जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये जनरली लोग बताते नहीं, लोग करते भी नहीं है, लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं बाज़ कि ये गलत अप्रोच है, लेकिन मैं इस पर बहुत स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूँ। 16वें मिनट पे खत्म होते ही आप क्वेश्चन को छोड़ दें, एक साइड पे हल्का सा मार्क कर लें कि ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करना है, अगले क्वेश्चन पे चले जाएं। अब होगा क्या, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे 13 मिनट में,
अब थ्योरी का क्वेश्चन आपको पता है कि मैंने बाकी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाना है, तो आपको पता है कि मैं इस क्वेश्चन पे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा सकता। आपने किसी ना किसी तरह उसे 10 मिनट में पूरा किया, करते करते आप वापस नीचे आए तो 20 मिनट तो मैंने वैसे ही अपनी पॉकेट में रखे हुए थे। मैंने कुछ 13 मिनट वाले क्वेश्चन में से भी 3 मिनट बच गए, तो यहाँ पे मेरे पास आ गए तकरीबन 30 मिनट्स से। तो इसका मतलब है कि पेपर खत्म होने से पहले आधा घंटा पहले मैंने पेपर पूरा कर लिया है। लेकिन पूरे इस तरह से किया कि कुछ क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैंने पूरे नहीं किए हुए, मैंने छोड़े हुए हैं। अब फौरन उन क्वेश्चंस पे वापस जाएं और अपना टारगेट रखें 30 मिनट, और 30 मिनट में उन क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करें। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपने अच्छे बुरे जैसे भी किए, आपने 10 के 10 क्वेश्चन कर दिए। तो पहला तो आपको एडवांटेज मिला कि एग्जामिनर देखेगा कि इस बच्चे ने 10 क्वेश्चन किए। दूसरे नंबर पे आपने ब्लाइंडली नहीं किए, आपने ये नहीं किया कि एक क्वेश्चन बहुत लंबा किया और एक बिल्कुल ही छोटा सा कर लिया। शुरू के क्वेश्चन पे आपने ज्यादा टाइम लगाया, तो पहले 6 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, उसके बाद आपको लगा हो ये तो टाइम ही बहुत कम हो गया, आखिरी 4 क्वेश्चन आपने जबरदस्त स्पीड पकड़ी और गलत मलत किया। अब क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस हैं, फिर आपकी हैंड राइटिंग भी गलत है, एग्जामिनर वहां पे थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा और आखिरी क्वेश्चन में आपको मार्क पड़ जाएगी। लेकिन जब आप इस तरह प्लानिंग से चले और आपने मुनासिब स्पीड रखी, अब आपने 10 क्वेश्चन भी किए हैं और आपने तकरीबन सारे कर दिए हैं। फर्ज करें कि 2 क्वेश्चन जो बीच में आपने बीच में छोड़ के आगे गए थे, वो आपने आखिर में दोबारा शुरू किए, उनमें से एक क्वेश्चन तो पूरा कर दिया, दूसरा पूरा नहीं भी हो सका, तो भी आप कौन सी पोजीशन पे खड़े हैं? आप इस पोजीशन पे खड़े हैं कि 9 क्वेश्चन कंप्लीट हैं और आपकी तसल्ली के मुताबिक हैं। 10वें क्वेश्चन में आपकी तसल्ली नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने किया ज़रूर है। अब आप खुद अपने आप को एग्जामिनर की जगह रख के सोचेंगे आपके सामने एक ऐसा पेपर आया है जिसमें 10 के 10 क्वेश्चन किए गए हैं, 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 9वां भी ठीक है, 10वें में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, और उसे लगा कि आपने बहुत प्लानिंग से काम किया और आपने सही लिखा है, अच्छा लिखा है, तो क्या मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा एग्जामिनर होगा जो आपको ज़बरदस्ती फेल करने की कोशिश करेगा। 90% चांस में अल्लाह का करम हुआ तो आप पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ये आपने रखनी है, और ख़ास तौर पे टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पे थ्योरी भी है, जहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी है और जहाँ पे न्यूमेरिकल भी है, आपको तीनों चीज़ें एक ही टोकरी में रख के दे दी गई हैं और आपको कहा गया है कि इस टोकरी को उठाओ। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्रूशल हो जाती है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। एक तो आपने ये देखना है कि पेपर टाइम कितना है और आपने उसे प्लान करना है। दूसरे नंबर पे मार्क्स एलोकेटेड टू अ क्वेश्चन, आपने देखना है कि जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ उसके मार्क्स कितने हैं। मार्क्स लिखे होते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन आया उसके 3 मार्क्स हैं। अब हमने एवरेज जो टाइम निकाला है वो हमने निकाला है 16 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन क्या 3 मार्क्स के लिए 16 मिनट जाया करने की कोई तुक बनती है? आप फौरी तौर पे अपने आप से सवाल करें और आप अपने आप को जवाब दें कि नहीं, ये क्वेश्चन मैंने ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में कर लिया। क्लियर? इसका मतलब है कि आपने प्लान कर लिया कि जनाब इसके मार्क्स इतने थोड़े हैं तो मुझे इसमें ऊपर बहुत ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आपको आपका एक दोस्त कोई काम करने को कहता है और कहता है जी मैं इसके तुम्हें 200 रुपए दूंगा, तो आपको काम भी उससे 200 रुपए के हिसाब से ही करना होता है फिर। लेकिन वो कहे जी काम बहुत एहतियात से करो, मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा, तो फिर क्या होगा? फिर आप पूरा दिन भी उस पर लगा देंगे क्योंकि 5,000 मिलना है। 200 रुपए पे आप पूरा दिन नहीं लगाएंगे, 1 घंटा 2 घंटे लगाएंगे। तो एग्जैक्टली यही साइकोलॉजी यहाँ पे आएगी कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप फौरी तौर पे प्लान करें कि भाई मुझे इस क्वेश्चन को कितने टाइम देना है और उस टाइम में प्लान करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं जो आपको बताती हैं कि आपका सोल्यूशन जो है या आपका जवाब है कितना प्रोलॉन्ग होना चाहिए। एंड फाइनली ये सब कुछ भी कर लिया, फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी चीज़ें समझ नहीं आई, थोड़ी सी चीज़ों में परेशानी है, थोड़ी सी मायूसियाँ हैं, तो फिर आखिर में सिर्फ एक ही हल रह जाता है, बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, दैट्स इट। दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आज भी मैं आप लोगों के साथ आपके एग्जाम में बैठ जाऊँ ना, इस टैक्सेशन में बैठ जाऊँ, हालांकि मैं टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी उस क्वेश्चन को ऐसे हल नहीं करूंगा कि मैं बोलता लिखता चला जाऊं और बेहतरीन क्वेश्चन करूं और मैं गोल्ड मेडल ले लूं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आप मुझे 90% यकीन है कि उसमें कोई ऐसी नई चीज़ें, अनसीन चीज़ें होंगी कि मुझे भी बहुत सोचना पड़ेगा और हो सकता है कि मेरे भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएं। तो जब एक देयर इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन के काम होना ही होना है, तो उसे एक हद से ज़्यादा टाइम देने की, कंफ्यूज होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले सारे ये जो स्टेप्स हैं ये आप ले लें, पूरी मेहनत करें, अपनी पूरी एफर्ट से सोल्यूशन दे दें और उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें। क्वेश्चन हो रहा है तो वेल एंड गुड, क्वेश्चन नहीं हो रहा, फंस गया है, बीच में नहीं समझ आ रही, तो जो समझ आता है वो कर दें और जो नहीं समझ आ रहा उसे छोड़ दें और अल्लाह पे डाल दें और इंशाल्लाह ताला पास होंगे।
90% केसेस में जो सीए के कैंडिडेट्स होते हैं वो 100% पेपर किया भी हो तो पूरा पेपर ठीक नहीं होता, क्योंकि अनसीन क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, अपनी बेहतरीन आउटपुट देनी और बाद में पूरे कॉन्फिडेंस से अल्लाह से दुआ करनी है, इंशाल्लाह ताला आप पास होंगे। और खुदा ना खासा पास नहीं भी होते तो आपको एग्जैक्टली पता ज़रूर होगा कि मैंने कहाँ पे क्या ब्लंडर किया था जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप इस सिस्टमेटिक अप्रोच से चलते हैं तो आपका एक आधा क्वेश्चन रह भी जाए ना, इवन देन आप पास होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपने बहुत ही ज़्यादा तवज्जो से इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके बाद सेकंड चीज़, अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, वो तो खैर मैंने इसके बीच में भी आपको सब्जेक्ट का बता दिया है, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है ये बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट क्यों है और इसमें कोई ख़ास जो हमें कंसिडरेशन रखनी है वो क्या रखनी है। सब्जेक्ट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मैंने आपको बता दिया ये वो सब्जेक्ट नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ी, उसने पूछा जी इनकम क्या होती है आपने लिख दिया, उसने पूछा जी जनाब जी टैक्स पेयर कौन होता है जी आपने बता दिया, तो ऐसा नहीं है। इसमें वो चीज़ है लेकिन वो आपने हमने देख लिया, सिर्फ 8 से 12 मार्क्स की है। उसके बाद क्या एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, वो कहता है जनाब ये बंदा है, इसे रिटर्न देनी थी, ये पाकिस्तान से बाहर चला गया, टाइम पे रिटर्न नहीं दे सका, अभी ये 6 महीने बाद वापस आया है, इसकी ये इनकम है, आप ये रिटर्न दें। जमा करवाने गया तो वो जो कमिश्नर है इनकम टैक्स का वो इसे तंग कर रहा है, वो कह रहा है भाई तुम तो लेट हो, इतना फाइन दो, ये करो वो करो। तो आप कंसल्टेंट, आप बताएं कि इस बंदे को क्या करना चाहिए। अब ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये थ्योरी नहीं है कि आपने थ्योरी लिख दी, आपकी थ्योरी आपने पढ़ी है, अब आपने उसके मुताबिक उसे सजेशन देनी है कि ऑर्डिनेंस में ये काम लिखा है कि अगर एक बंदा लेट हो जाता है, उसकी ये इनकम है तो वो ये करेगा। तो आपने लिखना है अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इस बंदे को ये ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इस तरह आपने अपने नॉलेज को अप्लाई करना है। तो पहला जो इसका डिफरेंट चीज़ है वो ये कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, नंबर 1। नंबर 2, reading theory and try to retain some critical areas as they may be asked in examination as theoretical questions। आप जब ये करेंगे तो आप थ्योरी पढ़ें और थ्योरी को ये ना पढ़ें कि जनाब उसने लिख दिया कि रिटर्न 5 दिन में फाइल होती है और इसमें ना हो तो पेनल्टी होती है। आप सोचें कि 5 दिन ये कब से शुरू होंगे, कब से शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, और अगर 5 दिन में ना करे तो पेनल्टी कितनी है, क्या सिर्फ पेनल्टी है या कोई और चीज़ भी है, क्या पेनल्टी दे देगा तो तब ये रिटर्न फाइल कर सकेगा कि नहीं। ये क्वेश्चन इनमें राइज होंगे, ये क्वेश्चन लिखें, टीचर से पूछें और अपने आप को क्लियर करें। आप ये सोचें कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो इसमें कौन कौन से मसले आ सकते हैं, आप खुद से सवाल करें और जो रीजनेबल क्वेश्चंस हैं उनका जवाब टीचर से पूछ के अपने पास तैयार रखें, लेकिन स्टूपिड क्वेश्चंस पे नहीं जाना। आप फॉर एग्जांपल आप ये तो कह सकते हैं कि जनाब चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है तो चांद का ज़मीन से फासला कितना है, इतना फासला है कि ये फासला कम ज़्यादा होता है, साइंटिस्ट आपको बताते हैं जनाब इतने 100 किलोमीटर का फ़र्क पड़ सकता है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर चांद ज़मीन से 150 किलोमीटर करीब आ जाए तो ज़मीन के मौसम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका तो जवाब आपको पता होना चाहिए और आप पूछेंगे, आपके जहन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करें कि अगर चांद गायब हो जाए या चांद ज़मीन से 2 करोड़ किलोमीटर दूर चला जाए तब क्या होगा, अब ये स्टूपिड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। ये तो बहुत दूर की बात है। अगर आप इस तरह की चीज़ों में एंगेज हो जाएंगे तो आप अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उससे भी हट जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप जो बेसिक क्वेश्चन जेहन में आते हैं उन्हें सोचें और टीचर से पूछें और उनके नोट्स तैयार करते रहें। ठीक है, तो मैं इसकी एग्जांपल आपको टैक्सेशन में दे भी सकता हूँ लेकिन मैं अभी दूंगा नहीं। थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कल परसों, मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे होते हैं प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स कि आपने एक बिजनेस शुरू किया, अभी बिजनेस ने अपना काम शुरू नहीं किया, बिजनेस रजिस्टर हो रहा है, बिजनेस की बिल्डिंग बन रही है, आप लोगों से राब्ते कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, आपने 4 बंदे रखे हैं, उनकी सैलरीज जा रही है। अब आपने बिजनेस तो शुरू ही नहीं किया, इनकम तो है नहीं लेकिन खर्चे हो रहे हैं। अब ये खर्चे जब तक आप बिजनेस में बाकायदा सेल शुरू ना कर दें, प्रोडक्शन शुरू ना कर दें, इससे पहले पहले जो एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं इन्हें हम कहते हैं प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, कि बिजनेस कमेंस होने से पहले के खर्चे। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो जितने भी हैं आपने उन्हें सारा एकदम से एक साल में एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना, आपने उन्हें 5 से डिवाइड करना है और अगले 5 सालों में उनकी 5 इंस्टॉलमेंट बना के हर साल एक एक इंस्टॉलमेंट आपने टैक्स वाले से क्लेम करनी है कि ये मेरा खर्चा हो गया और मुझे ये इनकम में से माइनस करने दें ताकि मेरी इनकम कम हो और मैं उस पर कम टैक्स दूँ। अब एक बच्चे ने सवाल ये किया था कि सर अगर एक ऐसा बंदा है जिसकी, अब ये वो बच्चे वही समझेंगे जो टैक्स जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है, कि जिसकी इनकम एफटीआर है, फाइनल टैक्स रिजीम में है। अब फाइनल टैक्स रिजीम एक ऐसी इनकम होती है इनकम टैक्स में जिसपे वो कहता है कि इस पे जो आपको आपकी इनकम हो गई बस मैंने आपसे टैक्स ले लेना है, इस पे मैं आपको कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं करूंगा। वो कहता है एक बिजनेस ऐसा है जिसकी सारी की सारी इनकम ही एफटीआर है, तो क्या वो बिजनेस भी
प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को क्लेम कर सकता है? अब ये बहुत टेक्निकल सी बात है और अच्छा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके जहन में, जब आप इसे पढ़ेंगे टैक्सेशन को तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि कोई ऐसा बिजनेस हो जिसकी सारी इनकम ही एफटीआर हो, नॉर्मल इनकम हो ही ना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। वैसे क्वेश्चन आपने करने हैं, लेकिन जो स्टूपिड क्वेश्चन है वो आपने नहीं करने, तो आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। नंबर बी, अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी। ये जो मैंने अभी बात कर दी है ये उसी से रिलेटेड है। क्रूशियल एरियाज आइडेंटिफाई करना है, कुछ एरियाज टैक्सेशन में बहुत क्रूशियल है, उन्हें समझना जरा मुश्किल है, मुश्किल एरियाज हैं उन पे ज्यादा टाइम देना है, और जो एरिया सिंपल है वो जल्दी समझ आ जाएंगे उन पे कम टाइम देना है। पॉइंट ए में तो ये कहा गया है। पॉइंट बी में ये कहा गया कि जो थ्योरी लिखी है उसे समझना है और उसके क्वेश्चन रेज करने हैं, उस थ्योरी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करनी है। नंबर 3, एनेबलिंग योरसेल्फ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। तीसरे नंबर पे आपने कहा मैंने थ्योरी भी पढ़ ली, मैंने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लिया, अब मैंने क्या करना है, अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन उठाऊं और मैं अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखने की कोशिश करूं कि जो मैंने समझा है क्या मैं अप्लाई भी कर सकता हूं या सिर्फ मुझे थ्योरी आती है। तो ये आपने 3 काम करने हैं। तो मैं ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एप्लीकेशन है और आपको ये 3 काम करने हैं, ठीक है जी। हाउ टू प्रिपेयर फॉर टैक्सेशन। अब टैक्सेशन को कैसे प्रिपेयर करना है, ओवरऑल प्रिपरेशन तो मैंने आपको ऊपर बता दी, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं। स्पेसिफिक प्रिंसिपल आपने कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें आप क्या करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा। सबसे पहले क्या जनाब, read the theory that primarily addresses of how to undertake a calculation and process and apprehend the concept। आप थ्योरी पढ़ें और जैसे मैंने कहा है कि उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। आप सिर्फ ये ना देखें कि इनकम मींस टैक्सेबल इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम, बस आपको याद हो गया, नहीं। आप कहेंगे जब टैक्सेबल इनकम भी इसमें है और एग्जेम्प्ट इनकम भी है तो क्या दोनों पे टैक्स लगेगा, तो आपको टीचर जवाब देगा नहीं, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगेगा, एग्जेम्प्ट इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगे सर फिर उसने एग्जेम्प्ट इनकम कॉन्सेप्ट दिया ही क्यों है, तो टीचर आपको बताएगा वो उसने इसलिए दिया है कि जनाब उस पर आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अब आपने समझ लिया कि भाई मेरे पास 2 तरह की इनकम आ सकती है एग्जाम में, टैक्सेबल भी हो सकती है और एग्जेम्प्ट भी हो सकती है, और मैंने टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम माइनस कर देनी है और बाकी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये अब आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया। अब तो आपने थ्योरी से एक कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करनी है कि थ्योरी में जो वो बता रहा है इसका एप्लीकेशन क्या बनता है। नंबर 1, अप्रीहेंड हाउ द कॉन्सेप्ट बी अप्लाई कैन बी अप्लाइड। अब ये समझें कि जो मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया उसे मैं अप्लाई कैसे करूंगा। जैसे मैंने उसे कैसे अप्लाई किया, मैंने कहा कि जो भी क्वेश्चन आएगा तो मैं टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम माइनस कर दूंगा और बाकी इनकम पे टैक्स लगाऊंगा। तो मैं अप्लाई करने की पोजीशन में आ गया, मुझे पता चल गया कि एग्जेम्प्ट इनकम से मैंने क्या सलूक करना। फिर वंस यू हैव अप्रीहेंड द बेसिक कॉन्सेप्ट गो फॉर अ बिगर क्वेश्चन। अब जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे ना कि जी मैंने टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगाना, मैंने टैक्सेबल पे लगाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम माइनस कर दूं। अब आपने कहना है कि नहीं ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूं। 3-3, 4-4 लाइनों के क्वेश्चंस आप उठाएंगे, टीचर से पूछेंगे, टीचर आपको देगा छोटी छोटी एग्जांपल्स देगा, आप 4-5 एग्जांपल्स बस करें, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। याद रखना है आपने 4-5 एग्जांपल्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब आप छोटी सी चीज के अगर 50 एग्जांपल्स करेंगे ना तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये आपने याद रखना है। तो आपने 5 एग्जांपल्स की, आपको समझ आ गई कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। आपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 भी समझ लिया, कॉन्सेप्ट 2 भी समझ लिया, 3 भी समझ लिया, आपने 6 कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब आप करें एक बड़े क्वेश्चन पे जाएं, टीचर को कहें मुझे एक ऐसा क्वेश्चन दें जिसमें ये 6 के 6 कॉन्सेप्ट आते हैं। अब आपको टीचर 6 के 6 क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट आएंगे। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपने कर लिया तो आपको खुद एक बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि देखो भाई मैंने तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन करें, तीसरा करें, और जब ये भी हो जाए तो फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या करें। रीड द थ्योरी फॉर अ बिट डिफरेंट एस्पेक्ट फ्रॉम अ bit different aspect to observe various terms and words being used, have an idea of how taxation uses these terms and what do they mean। ये जो मैंने आपको बात की थी ना कि किसी चीज की वजाहत के 2 तरीके होते हैं, ये तो एक लेमैन है, एक आम बंदा है, वो कैसे एक्सप्लेन करता है, और एक जो टैक्सेशन का एक्सपर्ट है वो कैसे एक्सप्लेन करता है। तो आप थ्योरी को पढ़ें लेकिन देखें कि थ्योरी में उसने कौन कौन सी टर्म्स यूज की हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था, उसने कहा था एक टर्म है इनकम, एक टर्म है टोटल इनकम, एक टर्म है टैक्सेबल इनकम, एक टर्म है एग्जेम्प्ट इनकम। तो जब आप थ्योरी का क्वेश्चन लिखें तो आपने वो टर्म्स यूज करनी है जो कि आप लॉ में पढ़ रहे हैं। आपने एक आम बंदे की तरह उसे एक्सप्लेन नहीं करना। और हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा लिख के आए थे, पता नहीं क्यों फेल हो गए, कि आप इसमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जैसे आप अकाउंटेंट नहीं है, आप टैक्स एक्सपर्ट नहीं है, आप एक आम बंदे हैं। एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप चूंकि लॉ पढ़ के आए हैं तो आप टैक्सेशन के अल्फाज इस्तेमाल करें। तो आपने वो एग्जाम में वो लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कोशिश करनी है कि जनाब आपने उसके सोल्यूशन
कैसे बनाना है, और ये टीचर आपकी तैयारी करवाता है। कम अज़ कम मैं तो अपने स्टूडेंट्स की तैयारी करवाता हूँ थ्योरी में भी कि आपने इस चीज़ को कैसे लिखना है। फिर अब जब ये सारे काम आप कर ही रहे हैं ना, तो इसके साथ साथ एक काम करना है, मेक बुलेट पॉइंट्स ऑफ ऑल मटेरियल यू हैव गॉन थ्रू योर कोर्स वर्क, आपके कोर्स वर्क, आपकी क्लासेस के दौरान, या आप जब अपने तौर पे पढ़ रहे हैं तो जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसे के बुलेट पॉइंट तैयार करते चले जाएं। ठीक है, बुलेट पॉइंट का मतलब है एक चीज़ का एक पॉइंट। अगर आपके स्टडी टेक्स्ट में एक जो टॉपिक है वो 2 पेजेस पे लिखा है, तो आपके बुलेट पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आधे पेज पे आ जाएंगे। अब आप 2 पेजेस को पढ़ना ज़रा मुश्किल है, ज़्यादा टाइम लगता है, आधे पेज को पढ़ना बहुत आसान है। अब इसका फ़ायदा उस वक्त होगा जब आप रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन में एक तो आपका तरीका है कि आपकी किताब के 300 पेजेस हैं, 300 के 300 पेजेस दोबारा पढ़ें। मैं तो इसे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उन 300 पेजेस में बहुत सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको समझ आ गई तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर 300 के 300 पेजेस दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप अपना हेल ऑफ टाइम वेस्ट करेंगे। आपने बुलेट पॉइंट साथ साथ बनाते जाना है, ताकि जब फाइनली रिवाइज करें तो स्टडी टेक्स्ट ना पढ़ें, बुलेट पॉइंट पढ़ लें। अब बुलेट पॉइंट अगर आपकी किताब 300 पेजेस की है तो बुलेट पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 पेजेस के होंगे। अब 30-40 पेजेस को एक दिन में पढ़ना बहुत पॉसिबल है, और बड़ी सीधी सी बात है, या 2 दिन में या 3 दिन में या 10 दिन में, जितना आपके पास टाइम है बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। बुलेट पॉइंट को अगर आप 3 बार पढ़ लेते हैं ना, तो वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाएंगी। ये ज़्यादा फायदेमंद है बजाय कि 300 पेजेस को सिर्फ एक बार पढ़ें। तो आपने बुलेट पॉइंट साथ साथ तैयार करते जाने, और जहां मैंने आपको कहा कि किसी बुलेट पॉइंट का ताल्लुक कॉन्सेप्ट से है, तो आपने छोटी सी कॉन्सेप्ट की एग्जांपल भी बना के साथ अटैच कर देनी है, लिख लेनी है कि फॉर एग्जांपल इस तरह की ये जो एग्जांपल है ये मैंने बनाई है, और ये कॉन्सेप्ट इसमें इस तरह से अप्लाई होगा। आप वो भी जहां जरूरत है वो बनाते चले जाएं। तो आपने बुलेट पॉइंट अपनी तैयारी के साथ साथ बनाने हैं। और आखिर में, वन यू हैव गॉन थ्रू स्टेप्स 1 and 2 अबव, पहले जो सारे स्टेप्स हैं, टारगेट, स्टेप 1 and 2 का मतलब ये मैंने गलत लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर था ना, ये मैंने लिखा था ये ABC, और ये नीचे 1 2 3 4 5 ये सारे, जब आप ये सारे कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, टारगेट पास एग्जामिनेशन पेपर क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व देम। अब मैंने पहले थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ के मैंने ना सिर्फ थ्योरी को समझा, फिर मैंने देखा कि थ्योरी में लॉ अपनी मखसूस कौन सी टर्म्स यूज कर रहा है, मैंने उन टर्म्स को रिटेन किया दिमाग में कि मैंने ये टर्म यूज करनी है। फिर मैंने देखा कि इसका कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन क्या बनता है, वो मैंने पहले तो समझा। फिर मैंने छोटी छोटी एग्जांपल्स उठाई, उन्हें कॉन्सेप्चुअली देखा और मुझे समझ आ गई। फिर मैं उससे थोड़े से बड़े क्वेश्चंस पे गया, वो या मैंने खुद चूज कर लिए कहीं से, या मैंने टीचर को कहा, अपने सीनियर्स को कहा कि मुझे कोई ऐसे क्वेश्चन दें जिसमें ये 4-5 कॉन्सेप्ट आते हो। उन्होंने मुझे दिए, मैंने वो सॉल्व कर लिए, फिर सब कुछ किया, बुलेट पॉइंट वगैरह बनते गए। और जब मैंने सारा तैयार कर लिया तो फिर मैंने आखिर में क्या किया, मैंने पास्ट पेपर्स उठाए, अब उसके अंदर से क्वेश्चन पढ़ निकाले, और अब मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश शुरू कर दी। ये आपका क्लाइमैक्स है आपकी सारी तैयारी का। और जब याद करेंगे तो जब पास्ट पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कवर होगा, आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला एस्पेक्ट भी कवर होगा, और आपका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी कवर होगा। और उस हद तक कवर होगा जिस हद तक आपका एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा है, इससे ज्यादा आपने नहीं पढ़ना। आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन सीए के भी मिल जाएंगे, पिछले 6 अटेम्प्ट्स के भी मिलेंगे, पिछली 20 अटेम्प्ट्स के भी मिल जाएंगे, आपको एसीसी के भी मिल जाएंगे, शायद टैक्सेशन इन पाकिस्तान के, आपको कहीं और से भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो आपको 500 भी मिल जाएगा। लेकिन बेटा आपने 500 क्वेश्चन नहीं करने। 500 क्वेश्चन एक बार करके और बगैर समझे करने से बेहतर है कि सिर्फ 10 क्वेश्चन किए जाएं, लेकिन पूरी तरह सोच समझ के किया जाए, और उसमें जितने भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं वो कवर हो जाए। तो आपने पास पेपर पिछले 20 अटेम्प्ट के नहीं करने, आपने देखना ये है, पिछले 20 अटेम्प्ट को रिव्यू जरूर कर लें, लेकिन उसमें से सिलेक्ट कर लें कि मैंने ये वाले 8 10 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने हैं, बस इससे ज्यादा नहीं करने। उन क्वेश्चन को एक बार करें, समझें, फिर एहतियातन अगर जरूरत है तो दूसरी बार कर लें। साथ ही बुलेट पॉइंट में लिखते जाएंगे मैंने फलां पास पेपर का क्वेश्चन किया था, उसमें ये इशू था जो थोड़ा टेक्निकल था, वो हम नोट कर लें। अब आखिर में जब रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत नहीं, जो आपने नोट लिखा था कि इसमें ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है वो पढ़ लें, सारी चीजें आपको रिमाइंड हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये तो आपका हो गया तैयारी का तरीका। आखिर में अब हमने पढ़ना है कि हाउ टू रिवाइज। आपने सारी तैयारी कर ली, क्लासेस ले ली, क्लासेस के साथ आपने पढ़ लिया, साथ आपने पास पेपर भी कर ली है, आपको लगा कि मैंने मुनासिब तैयारी कर ली है। अब आपका आ गया आखिरी महीना, सितंबर में आपके पेपर हैं, और अगस्त से पहले जुलाई में जनरली टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स आपको फारिग कर देते हैं, और हम भी फारिग कर दिया करते हैं।
आपको जुलाई की 31 को टीचर ने या अगस्त की 2-3 तारीख को टीचर ने फारिग कर दिया, से कि आपका पेपर 3 सितंबर को है या 6 सितंबर को, 3 अगस्त से 6 सितंबर तक आपके पास से कि फॉर एग्जांपल 30 दिन है। अब आपने 30 दिन में रिवीजन करनी है। रिवीजन आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 2 बार करें। एक होती है फाइनल रिवीजन, एक होती है डिटेल्ड रिवीजन। ये जो मैंने ऊपर अब इसे बोल्ड नहीं किया था, मैं बोल्ड कर रहा हूँ। डिटेल्ड रिवीजन ये होती है डिटेल्ड रिवीजन, और इसके बाद एक आखिरी रिवीजन जिसे हम कहेंगे फाइनल रिवीजन। अब डिटेल्ड रिवीजन में आपने क्या करना है? डिटेल रिवीजन आपने करना है रिवाइज ऑल बुलेट पॉइंट्स यू ड्राफ्टेड ड्यूरिंग योर कोर्स वर्क क्लास सेशन। जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि आपने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, वो आपने बना लिए है। इनिशियली आपने पूरे 300 के 300 पेजेस किताब के दोबारा नहीं पढ़ने, आपने बुलेट पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। बुलेट पॉइंट्स जब आपने पढ़ लिए तो सारी चीज़ आपके जहन में रिफ्रेश हो जाएगी अगर आपने सही तरह से पढ़ के बुलेट पॉइंट बनाए थे। उसके बाद चूज सिलेक्टिव क्वेश्चंस एंड रिव्यू देयर सॉल्यूशंस। आपने पास पेपर किए थे, उनमें से जब आपने क्वेश्चन किए थे तो आपको एक आइडिया हो गया था कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको लगे थे यार ये तो बाकी बड़े टेक्निकल हैं और मुश्किल हैं, इन्हें तो दोबारा भी करना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन आपको लगा कि नहीं ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, ये तो बड़ी जल्दी मुझे समझ आ गए, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ भी नहीं है, बड़ी सीधी सीधी बातें उसने पूछी है। अब यहाँ जब आपने वो क्वेश्चन किए थे तो आपने वहाँ पे मेंशन कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन था जिसने मुझे तंग किया है और कौन सा क्वेश्चन था जो कि सीधा रहा है। अब जब डिटेल रिवीजन में आएंगे तो सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन रिवाइज करने हैं पूरी तरह से जो आपने लिखा हुआ है कि इसने मुझे थोड़ा तंग किया था या इसके अंदर कोई टेक्निकल एस्पेक्ट था, उसे आपने पूरी तरह रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है? रिव्यू देयर सॉल्यूशंस। अब मैं आगे क्या लिख रहा हूँ ये देखें। माइंड इट यू हैव नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑल टुगेदर। आपने सारा सोल्यूशन दोबारा जीरो से नहीं करना कि जैसे मैं पहली बार कर रहा हूँ। आपने उसका सोल्यूशन को पढ़ लेना है और आपने देख लेना है कि मैंने ये कैसे किया था और इसमें प्रॉब्लम क्या थी, वो नजर आ जाएगी आपको कि इसमें कौन सी चीज थी जो ज्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। तो आपने उसका सोल्यूशन देखना है। अब इस प्रोसेस में अगर आपको लगे कि नहीं अभी भी आपको तंग कर रहा है तो फिर आपने वो सोल्यूशन पूरा करके दोबारा से भी देख लेना है जैसे आप पहली बार कर रहे हैं, फिर ट्राई करनी है। जब आप इस बार करेंगे तो फिर वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आप एप्रीहेंड उसे कर जाएंगे। However, some very few questions you think are difficult, you may undertake to solve them altogether। तो आपने वो क्वेश्चन जो आपने दोबारा उनके सोल्यूशन देखे और आपको लगा कि नहीं ये सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं समझ गया हूँ जो मैंने क्या किया था, तो फिर तो आपने सोल्यूशन देखे और बस रिमाइंड कर लिया, उसका फॉर्मेट देख लिया, जहन में बिठा लिया कि मैंने फॉर्मेट क्या रखना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपने दूसरी बार जब सोल्यूशन देखा फिर आप फंस गए कहीं पे जाके। अब आपने इस तरह के जो क्वेश्चन है इन्हें दोबारा से भी करना है और पूरी तरह करना है ताकि वह जहां फंस रहे हैं वो मसला भी मजीद रिजॉल्व हो जाए। क्लियर? नंबर 1। अच्छा, थ्योरी जो आपने रिवाइज करनी है वो तो आपने बुलेट पॉइंट पढ़े, थ्योरी आपकी रिवाइज हो गई। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को आप रिवाइज कर नहीं सकते क्योंकि दुनिया में एक ही चीज के 1000 सिनेरियो बनते हैं। एग्जामिनर कौन सा सिनेरियो लेके आएगा आपको नहीं पता। लिहाजा जब आपने थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो चीजें आपको रिफ्रेश हो गई। तो आपने बुलेट पॉइंट पढ़े तो आपकी जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला एस्पेक्ट दोनों कवर हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे अब आपका आ गया न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में मैंने ये बता दिया कि आपने वो क्वेश्चन उठाए जो सिलेक्टिव क्वेश्चन थे, जो आपको लगा कि मैं इसे दोबारा रिवाइज भी करूंगा, आपने उनके सोल्यूशन देख लिए। सोल्यूशन से आपको लगा कि नहीं यार सिंपल ही है, पहले भी मैं समझ गया था, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस सोल्यूशन देखे और आगे चले। लेकिन कुछ क्वेश्चन में फिर फंस गए कि हाँ यार ये तो वाकई मुझे अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, उसे आपने दोबारा जीरो से करके देखा और अपने आप को कवर किया। तो ये आपने यहाँ तक आपने तीनों एस्पेक्ट अपने कवर कर लिए। उसके बाद इफ during the process of detailed revision you observe some areas that you missed। अब आपने जब रिवीजन कर रहे हैं तो आपने एक दूसरी चीज देखी कि आपने बुलेट पॉइंट पढ़े, देखा, आपको एकदम से अंदाजा हुआ कि यार ये चीज तो मैं मिस कर गया, ये तो मैंने डिटेल से पढ़ी नहीं, इसे तो मुझे ज्यादा डिटेल से पढ़ना चाहिए। अब आप उन्हें आइडेंटिफाई करें कि कुछ एरियाज ऐसे तो नहीं है कि जो मैं मिस कर गया हूँ। ये कैसे पता चलेगा? एक दिन बैठें, 1-2 घंटे लगा के अपने बुलेट पॉइंट्स को रिलेट कर लें अपने चैप्टर्स के साथ, स्टडी टेक्स्ट के, और वो जो ऊपर सिलेबस है ना, सिलेबस को एक बार पढ़ लें और आपको खुद ही आपका जहन बता देगा कि ये आपने कवर किया कि नहीं। जहां आपको लगे कि यार ये चीज़ तो अनजानी सी लग रही है, ये तो मैंने नहीं पढ़ी, उसे देखें। और अगर ऐसी चीज़ें कोई मिस हो गई हैं तो या जहां आपको लगे कि यार नहीं मुझे मजीद थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, उन चीज़ों को लें और उन्हें मजीद पढ़ लें। पढ़ के एक आधा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो करें और उन्हें समझ लें बस। तो यहाँ पे डिटेल रिवीजन में मैं सम अप कर दूं, आपने क्या करना है, आपने जनाब बुलेट पॉइंट को पढ़ना है और उनकी थ्योरी समझ लेनी है,
फिर आपने सिलेक्टिव क्वेश्चन उठाने हैं जो आपने पहले हाईलाइट कर लिए होंगे पहली बार जब आप कर रहे थे कि ये मैं दोबारा भी करूंगा। आपने उन्हें निकालना है, उनका सोल्यूशन देखने हैं, अगर सोल्यूशन सिंपल लग रहे हैं तो बस आगे चलते जाना है, सिर्फ देखने हैं, पढ़ने हैं सोल्यूशन। जहां आपको लगे नहीं ये क्वेश्चन अभी भी मुझे प्रॉब्लम कर सकता है, आपने उसका सोल्यूशन दोबारा से खुद से बनाया, मतलब करने की कोशिश करनी है। इसके साथ ही एक तीसरा काम और एक दूसरा काम आपने ये करना है, इस प्रोसेस में आपने हमेशा विजिलेंट रहना है। कोई ऐसी चीज़ तो सामने नहीं आ रही जो आपको लग रहा है कि ये तो मैंने पढ़ी नहीं। आपने उन चीज़ों को नोट करना है और उन चीज़ों को पढ़ना है। और अब आपने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर नहीं सकते, इस पे आपने दो दो तीन तीन क्वेश्चन अगर पॉसिबल है तो करने हैं और इसे कवर करके इसे बस रख लेना है अपने पास। ठीक है जी। अच्छा, आखिरी पॉइंट क्या है? You would undertake detailed revision during last month immediately preceding the month of examination। जैसे ने बताएगा कि एग्जामिनेशन सितंबर में है तो ये जो डिटेल रिवीजन है ये आपकी अगस्त के शुरू से शुरू हो जानी चाहिए और एग्जाम से कम 4 से 5 दिन पहले ये ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं दूसरे अल्फाज में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जनाब अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आई होप कि आपको ये एक्सेल फाइल नज़र आ रही होगी। अगर एग्जामिनेशन स्टार्ट डेट है 6 से 6 सितंबर, ठीक है, तो यू शुड बी एबल टू फाइनलाइज योर डिटेल्ड रिवीजन बाय 1 सितंबर को आपकी फाइनल डिटेल रिवीजन ख़त्म हो जानी चाहिए, बल्कि 1 सितंबर भी ना कहें, ये आपकी 31 अगस्त को ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक हो गया? इसका मतलब है 31 अगस्त को आपने रिवीजन ख़त्म कर ली, 31 अगस्त से 5 सितंबर तक 5 दिन आपके पास हैं और ये 5 दिन किसके लिए हैं? फाइनल रिवीजन। ठीक है, ये 5 दिन अब ये फाइनल रिवीजन के लिए, और ये रिवीजन आपके सामने मैं अब बोलने लगा हूँ कि फाइनल रिवीजन में आपने क्या करना है। जस्ट 3 डेज, यहाँ मैंने 3 लिखा था, आप इसे 6 कर लें। 6 डेज या 3 दिन भी आप कर सकते हैं अगर आपने डिटेल रिवीजन अच्छी की है तो। बिफोर द एग्जामिनेशन डेट गो थ्रू द बुलेट पॉइंट्स ओनली। अब सिर्फ बुलेट पॉइंट जो है ना 10-15 पेजेस, आपने सिर्फ वो पढ़ने हैं और कुछ नहीं करना, एंड नथिंग एल्स। कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, कोई क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ बुलेट पॉइंट पढ़ने हैं। अब जब आप बुलेट पॉइंट पढ़ेंगे तो दोबारा आपका जहन आपको बताएगा कि ये वाला पॉइंट जो है ना इसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी मुझे नहीं समझ आ रही, मैं भूल रहा हूँ। फौरन उस पर जाएं और उसे एक बार दोबारा पढ़ लें। अदरवाइज आपने बुलेट पॉइंट पढ़ने हैं, इसका फायदा ये होगा कि सारे का सारा सिलेबस इन नटशेल आपके जहन में रिफ्रेश हो जाएगा। इफ बेस्ड ऑन योर रिवीजन यू थिंक सम कॉन्सेप्ट इज स्किपिंग ऑफ योर माइंड, अभी भी कोई बुलेट पॉइंट आया और आपको कंफ्यूज हो गए कि यार ये पॉइंट क्या था, ये तो मेरे जहन में क्यों नहीं आ रहा, तो जस्ट रीड इट अगेन एंड ट्राई टू रिजॉल्व एनी एम्बिग्यूटी। आप उसकी बैक एंड पे जाएं, उसका कोई जो क्वेश्चन आपने किया था, उसकी जो थ्योरी पढ़ी थी, वो आप उसे दोबारा पढ़ के क्लैरिफाई कर लें कि जनाब ये इसमें ये मसला है और मैं इसे मजीद क्लैरिफाई कर रहा हूँ, उसे क्लैरिफाई करें। लेकिन जहाँ आपको कोई एम्बिग्यूटी फील नहीं होती, आपने कोई दूसरा काम नहीं करना, सिंपली आपने बुलेट पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि सारी चीज़ें दूसरी बार भी रिफ्रेश हो जाएंगी। फिर ब्रिंग एनी कॉन्सेप्ट टू योर माइंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, on arbitrary basis and try to remind your knowledge of it. If you feel you are a bit unable to remind it, immediately go to relevant bullet point and just read to it to refresh yourself। आप घूम फिर रहे हैं, दोस्तों के साथ बाहर निकले हैं, खाना खा रहे हैं, अचानक आपके जहन में आएगा यार टैक्स रिजीम कितनी तरह के होते हैं। आपने अपने आप को जवाब दिया फौरन 6 तरह के होते हैं, ये हैं, आपकी तसल्ली हो गई यार मुझे याद है। लेकिन आपने ऐसे ही अपने आप से बैठे बैठे क्वेश्चन किया और आपको 3 तो याद आ रहे हैं, बाकी 2 याद नहीं आ रहे, या बाकी 2-3 याद नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि आपका जहन आपका साथ नहीं दे रहा, कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं। खाना खाते ही फौरन उस बुलेट पॉइंट पे जाएं और उसमें देखें कि कितने लिखे हुए हैं। जब आप इस तरह से जाएंगे ना, तो जो चीज़ आपने की और आपको याद नहीं आई, फिर आपने जाके स्पेसिफिकली उस चीज़ को पढ़ा, ये चीज़ आपके जहन में खुब जाती है, ये चीज़ आपके जहन में ऐसे नक्श हो जाती है कि फिर कभी नहीं भूलती। तो आपने एग्जामिनेशन से पहले जो 3-4 दिन है उसमें घूमते फिरते वैसे ही अपने आप से सवाल कर लेना है कि अच्छा यार वो पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर अपने आप को जवाब दें जो आपको याद है। अगर तो आपने जवाब प्रॉपरली दे दिया, आपको याद है तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपकी तैयारी है। अगर आप जवाब में कंफ्यूज हो रहे हैं तो फौरन जो ही मौका मिले बुलेट पॉइंट खोलें, परसेंट की डेफिनेशन खोलें या स्टडी टेस्ट खोलें, परसेंट की डेफिनेशन खोलें, उसे रिफ्रेश कर लें। अब जब एक बार आपने रिफ्रेश कर लिया तो ये कभी आपके जहन से नहीं निकलेगा। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था जो आपको देना चाह रहा था। एट लास्ट
जस्ट बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव डन इट टू योर बेस्ट। आप ये अपने आप पूरे कॉन्फिडेंस से अपने आप को कहेंगे मैं जितनी एफर्ट कर सकता था मैंने कर दी है। देयर इज नथिंग परफेक्ट इन लाइफ, दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, जो मैं जोर लगा सकता था वो लग चुका है, एंड दैट यू कैन डू इट एंड यू विल। और आप कहें कि ये मसला कोई नहीं है यार, मुझसे ज़्यादा किसने पढ़ा है, और इतना जितना मैं पढ़ सकता था पढ़ लिया, बस अब अल्लाह बेहतर करेगा, मैंने पूरी एफर्ट कर दी। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें कि आप ये कर जाएंगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप वाकई कर जाएंगे। रेस्ट इज़ विद अल्लाह ओनली, बाकी अल्लाह पे है, अल्लाह पे छोड़ें। अगर आपने हर चीज़ में कंफ्यूज होना है, परेशान रहना है, तो आप जहन में रखें कि इसका सीधा साधा मतलब है कि खुदा ना खास्ता आपको अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं है, या आप ये समझते हैं कि खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह मौजूद नहीं है, जो करना है आपने ही करना है। ये साइकोलॉजी जहन से निकाल दें। आपने अपनी पूरी बेस्ट देनी है, और एक इंसान जब अपनी पूरी एफर्ट पुट इन कर देता है तो मैंने उस इंसान को कभी नाकाम होते नहीं देखा। अल्लाह ताला उसके सबब बना देता है कि वो पास हो जाता है। मैं जाते जाते एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ बेटा, अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है, इसके बाद मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा और इसके बाद हमारा छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आप में से कोई बच्चे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो वो फिर वॉइस मैसेजिंग में क्वेश्चन करेंगे, लिख के ना करें, वॉइस मैसेजिंग में करेंगे आप, और आप मुझसे पूछते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आखिर में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अल्लाह की मदद कैसे आती है। जब मैं सीए कर रहा था तो मुझे आज तक याद है कि अकाउंटिंग का पेपर था, कैफ लेवल का ही था, उसे कैफ नहीं कहते थे, उसे फाउंडेशन कहते थे। और मैंने एफर्ट की लेकिन किसी वजह से तैयारी नहीं कर पाया, आधी तैयारी थी और आधी नहीं थी, और मैं पेपर देने चला गया। अब मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि यार ये तो गलत हो गया। मेहनत मैंने जहाँ मैं कर सकता था जितनी वो तो मैंने किया, लेकिन फिर भी मैं तैयारी नहीं कर सका, बहुत सी चीज़ें मिस हो गई हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में गया जनाब, 9 बज गए, कोई एग्जामिनर नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया, हम स्टूडेंट खड़े हैं बाहर, 9:15 हो गए, 9:30 हो गए, 9:45 हो गए, कोई रूम ओपन नहीं है, सीए आई कैप का बंदा ही कोई नहीं है। अब हम कंफ्यूज हैं। 10 बजे हमें एक मैसेज आया, एक बंदा आया कि जनाब आई कैप ने पेपर कैंसिल कर दिया। और क्यों कैंसिल किया है कि एक र्यूमर आई थी कि पेपर आउट हो गया। हमारे एक टीचर थे जिन्होंने, जो एग्जामिनर थे जिन्होंने पेपर सेट किया था, पता ये चला कि उनकी गाड़ी की पिछली सीट से पेपर चोरी हो गया, कि उनकी गाड़ी से पेपर्स निकाल के ले गया। आई कैप को पता चला, आई कैप ने फौरन पेपर कैंसिल कर दिया। और आई कैप की हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार ऐसा हुआ है कि पेपर कैंसिल हुआ। पेपर कैंसिल हो गया, मुझे टाइम मिल गया, 1.5 महीने बाद वो दोबारा पेपर हुआ। मेरे लिए 1.5 महीना गनीमत था, मैंने पूरा जोर लगा दिया, और 1.5 महीने बाद जो पेपर हुआ वो मैं पास कर गया। अब अगर वो पेपर हो जाता तो मैं शायद पास ना करता, लेकिन चूंकि मैंने मेहनत की हुई थी, अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई कि ऑटोमेटिकली पेपर ही कैंसिल हो गया। ऐसे हालात बन गए कि पेपर कैंसिल हो गया, और मेरे लिए जवाब बन गया अटेम्प्ट ज़ाया किए बगैर पेपर पास करने का। तो बेटा आपने पूरी एफर्ट पुट इन करनी है, और इस तरह से करनी है जिस तरह मैंने बताया है। बाकी अल्लाह पे छोड़ें, पूरे कॉन्फिडेंस से अल्लाह पे छोड़ें। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अभी डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ क्योंकि जस्ट 1 मिनट रह गया है। डिस्कनेक्ट होते ही मैं कनेक्ट होता हूँ। जिन बच्चों ने क्वेश्चंस करने हैं वो ऑनलाइन हो जाएं, जो क्वेश्चन नहीं करना चाहते उनकी मर्जी है, वो ऑनलाइन ना भी होना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सेशन यहाँ पे ऑफिशियली ऑफ हो गया। तो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। जो आना चाहते हैं बेटा आप लोग आ जाना, ठीक है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।